मैं लोकसभा एग्ज़ाम क्लियर किया तो यूपीएससी इक्विवेलेंट एग्ज़ाम ही है, लेकिन कहीं ना कहीं सारे उस मेहनत का फल आया। जबकि लोकसभा में हमारा 24 पोस्ट था ऑल इंडिया, जबकि आईएएस एग्ज़ाम में 900 पोस्ट होता है। ये आप कोशिश कीजिए कि भिवंडी के बाहर जाइए, मेरा आपसे सबसे नम्र मेरा एक निवेदन रहेगा, क्योंकि भिवंडी के बाहर पूना, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर, पूरा इंडिया अपने पास। आप लोग कोई भी भिवंडी में तुमने कर लिया, 10th किया, 12th तक किया, ठीक है, उसके बाद तुम सीखोगे कैसे? ये मतलब मम्मी डैडी के लिए तो बहुत बड़ी गर्व की बात है कि किसी का भी बेटा जब कोई इतने बड़े पद पे, एक तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, फिर उसके डिप्यूटी डायरेक्टर के पद पर होना, फिर कल 17 तारीख को पीएचडी क्लियर करके मतलब उनको कल अवार्ड मिला डॉक्टरेट का, तो ये अपने आप में मतलब बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, तो हमारे परिवार के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, मतलब इतना प्राउड फील हो रहा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। सबसे पहले तो वो डिप्यूटी डायरेक्टर बना उधर, तो वो तो था ही बड़े मेरा भाई ने जब एग्ज़ाम पास की थी और जब वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में एज ए डिप्यूटी डायरेक्टर उसका पोस्टिंग हुआ था, तो ये महाराष्ट्र का पहला लड़का था उस पोस्ट पे। तो वो टाइम पे मेरे मन में जो उत्साह था, मैं इतना ज़्यादा खुश था, इतना ज़्यादा प्राउड फील करता था कि मैं वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता था। शुरुआत हुई कि जब मैंने होली मेरी स्कूल करने के बाद जब बीएड कॉलेज में मैंने बीएससी साइंस किया, उसी दौरान हमको मालूम पड़ा कि भिवंडी के बाहर भी ऑप्शंस है और जाना चाहिए। तो तभी से ही जब 11वीं में ही हम लोग ने सोचा सबने कि साइंस करने के बाद हम लोग पूना या मुंबई जाएंगे और वहाँ के कॉलेज से डिग्री कोर्स करेंगे। उसमें मुझे 2008 में जब मैं मेरा 12th हुआ, तो मुझे बीएससी कंप्यूटर साइंस करने का एडमिशन मिल गया सिम्बोसिस कॉलेज पुणे में। तो इसी से शुरुआत हुई कि जब तुमने बहुत सारा 11वीं में ही सोचा था, उसी बाद 12वीं करते करते होने के बाद तुमने पढ़ाई उस हिसाब से करी, उस लेवल से करी, और लकीली तुमको पढ़ाई भी करी, डायरेक्शन भी सही मिला, और पुणे जाने का जो पहला प्लेटफॉर्म मिला वो डिसीजन बहुत पहले लिया था, और वहाँ से जर्नी शुरू हुई कि मैं पुणे गया। पुणे में मैंने 3 साल जब डिग्री कोर्स किया, उसके बाद 3rd ईयर में जब मुझे मालूम पड़ा कि यूपीएससी एमपीएससी एक फील्ड है और पुणे इसके लिए एक महाराष्ट्र का बड़ा हब है, और मैं जहाँ रहता था सदाशिवपेट में, वो महाराष्ट्र का एमपीएससी का ही हब है। तो मैं छोड़ के वहाँ के सारे जो स्टूडेंट्स थे सब यूपीएससी एमपीएससी करते थे। उससे आइडिया आया कि यूपीएससी एमपीएससी होता क्या है। अदरवाइज़ भिवंडी में छोड़ो, पुणे में भी बहुत कम लोग को ही पता है, बट वो उस एरिया में रहने के बाद एक अपॉर्चुनिटी मिला। और हमारे पास मैं नाम लेके बोलूँगा कि 2010 बैच में डॉक्टर उज्ज्वल कुमार चौहान सर, अभी जो आईआरएस सिलेक्ट हुए थे तब, वो हमारे उसमें हॉस्टल में रहते थे उस टाइम पे, और वहाँ से शुरुआत हुई कि यूपीएससी है क्या, और ऑफिसर हमारे सामने ही रहता है। तो पुणे में क्या मिला, डायरेक्ट प्लेटफॉर्म, डायरेक्ट रिसोर्स पर्सन सीधा तुम्हारे घर में। ये लकी है, मैं लकी हूँ कि सही टाइम पे, सही जगह पे, सही उम्र में, 20 साल की उम्र में मेरे को डायरेक्ट मिल गया। ये जर्नी शुरू वहाँ से होती है। वहाँ से करते करते पीजी किया इग्नू में, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, दिल्ली से ही, मतलब वो ऑनलाइन डिस्टेंस कोर्स है। और यूपीएससी की पढ़ाई पुणे में, और कुछ टाइम के लिए हम लोग मेंस देने के लिए जाते थे दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में सबसे ज़्यादा अच्छा कोचिंग माना जाता है। तो वहाँ 1 साल, वापस पुणे, वापस 1 साल 6 महीना जाओ, ऐसा करके किया। और फाइनली 2017 में लोकसभा का जब एग्ज़ाम मैंने दिया, वो 2018 में मेरा क्लियर हुआ, और 2019 में मैंने ज्वाइन किया इन द लोकसभा एज ग्रुप ए क्लास 1 ऑफिसर, रिसर्च ऑफिसर के पद पे। 2022 में हमको प्रमोशन भी मिल गया, और अभी 2022 से मुझे डिप्टी डायरेक्टर इस पद से मैं काम कर रहा हूँ। और 2017 में जब मैंने जब लोकसभा दिया, उसी दौरान मेरा पीएचडी का भी क्लियर हो गया था एडमिशन सीयू केरला में, जिसकी पीएचडी थोड़ा सा लेट हो गया, बट करते करते वो 2025 में फाइनली
मैंने सबमिट की जुलाई में, और कल 17 दिसंबर को मुझे वो पीएचडी रिकमेंड होकर ग्रांट हो गई। तो ये एक रफली एक 10-12 साल का एक जर्नी इन शॉर्ट मेरा ऐसा रहा है। तो इस सफ़र में क्या स्ट्रगल्स रहा, क्या चैलेंजेस आए आपको, चाहे फिर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या तो फिर पीजी की तैयारी कर रहे हो, घर से दूर रहे थे आप, तो इसमें कितने स्ट्रगल्स आपको, क्या क्या चैलेंजेस आए थे? तो ये जब निकले यहाँ से, जब ट्वेल्थ से जब निकले, तो जैसे ही सारे अपने भिवंडी के युवा दोस्तों का जो सिचुएशन है 19 वैसा ही लगभग वही सिचुएशन, फाइनेंशियल भी इतना अच्छा नहीं था। बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पूना या मुंबई जैसे या पूना में ही जाके कर नहीं सकते। वहाँ जाते ही हॉस्टल में रहने के बाद सेकेंड ईयर से ही मैंने ट्यूशन लेना शुरू किया वहाँ पे, होम ट्यूशन, क्योंकि हमने साइंस किया हुआ है, ट्वेल्थ में तुमको अच्छे मार्क्स आए हुए हैं, तो 7वीं 8वीं का साइंस का ट्यूशन लेना बहुत ही एकदम आराम से हो सकता था, वो भी किया। और थर्ड ईयर में मैंने क्योंकि मैं सिम्बी कॉलेज में पढ़ता हूँ, इंग्लिश हमारा कि कॉलेज बहुत अच्छा है, मेरा इंटरनेशनल कॉलेज है, तो वी स्पीक इंग्लिश एवरीवेयर इन द कॉलेज। मैं एज ए इंग्लिश टीचर था, एलिक्सियर नाम के प्राइवेट एक एलिक्सियर नाम से एक इंस्टीट्यूट है पूना में, तो उसकी एक ब्रांच में मुझे सिलेक्ट किया और वहाँ मैंने पार्ट टाइम जॉब किया। तो कहने का मतलब ये है कि तुम जाओ, देखो क्या कम पड़ रहा है, अच्छा पैसा कम पड़ रहा है, घर से कम आ रहा है, खर्चा 10 रुपये हो रहा है, घर से 6,000 आ रहा है, 4 किधर से आएगा, तो तुम जॉब कर ही सकते हो। कॉलेज का तो हमारा टाइम क्या रहता है 10, मैक्सिमम 8 से लेकर 3 से 8 तुम क्या कर रहे हो। तो 3 से 8 मैंने जॉब किया तीनों साल, और लोकसभा जॉब सिलेक्शन के दिन एक दिन पहले तक मैंने पार्ट टाइम जॉब किया है। तो मैं 12 साल कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हम करते ही आ रहे हैं। तो मैं बोलूँगा कि और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगा, कोई इशू नहीं आया, क्योंकि तुम सीख भी रहे हो, पैसा भी तुमको थोड़ा बहुत घर चलने के लिए, थोड़ा अपना घर खर्च चलाने के लिए चाहिए, घर में बर्डन कम दो, और अपनी भी थोड़ी इच्छा रहती है कि मैं बाइक चलाऊँ, मैं बाइक में थोड़ा ज़्यादा पेट्रोल डालूँ, एकदम छोटी बात। वहाँ से लेकर जब मैं केरला गया, तो जब मेरा JRF शुरू हुआ, तो हमको पैसे मिलते हैं, उधर तक मैंने पार्ट टाइम जॉब किया। और जब दिल्ली में था मैं, तो दिल्ली तो पूना से 4-5 गुना महंगा है। जब पूना का रेंट 6,000 पर मंथ था, तो दिल्ली का 35,000 था, 2000 मैं 14 की बात कर रहा हूँ। तो तब क्या करने का, तभी सेम, तुमने इंटरव्यू पास किया तो तुमको क्वालिफिकेशन मिलता है, हर स्टेज पे तुमको कुछ ना कुछ मौका मिलेगा ही। तो वहाँ जाके जब मेरी इंटरव्यू क्वालिफाई की, उन्होंने बोला सर आप तो तो आप पास हुए, मेंस पास हुए हो, आप प्रीलिम का मेंस का पेपर बनाओ, और उसका एक मटेरियल बनता है ये दिल्ली में, जो सब जगह इंडिया में बंटता है, वो उसमें आप करो। तो मेरे 1.5 साल वहाँ किया, 2 साल, तो हर स्टेज पे करते गए। और मैं ही नहीं बोलूँगा कि मैंने क्या बोलते कि बहुत तकलीफ़ हुई, एकदम जनरल पढ़ रहे हो, काम भी कर रहे हो, तुमको पैसा भी थोड़ा बहुत आ रहा है, और सीखने मिल रहा है, हर जगह सीखना मिल रहा है। इंग्लिश बोलना सीख रहे हो, इंग्लिश सिखा रहे हो, तो तुम्हारा खुद का इंग्लिश अच्छा हो गया। अभी तुम टीचर बन गए, तुम्हारा कॉन्फिडेंस अच्छा हो गया, फिर यूपीएससी में फ़ायदा हो गया, फिर तुमने MA किया, उसका सब हर चीज़ का फ़ायदा मेरे को हर लेवल पे हुआ। और मैं बोलूँगा कि एक बार जब बाहर गिरेंगे, जब बाहर कोई आदमी गिरेगा, उसका अगर डिटर्मिनेशन है कि नहीं मुझे करके दिखाना है, तो ऑटोमेटिक थिंग्स विल कम इन प्लेस। और उसकी अगर इच्छा है कि मैं करूँगा कुछ भी, तो पार्ट टाइम जॉब करके भी आराम से कंफर्टेबली, विथ स्ट्रगल है, मानता हूँ स्ट्रगल है, मेहनत है, 12-13 घंटे का जर्नी, पढ़ाई सब है, तो ये सब मेरा रहा। और काफ़ी अच्छा लगा मुझे बहुत सीखने मिला, इसीलिए जो PhD मैंने किया उसका भी मुझे फ़ायदा उसके बारे में हुआ। मेरी थीसिस भी काफ़ी इंटरेक्टिव, काफ़ी एक्सप्लोरेटिव रही है। किन सब्जेक्ट में आपने PhD किया? PhD मेरा टॉपिक है E-वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया, इनिशिएटिव्स एंड पॉलिसीज़। E-वेस्ट मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जो वेस्ट मैनेजमेंट का एक बड़ा एक सब टॉपिक है, जो मोबाइल, TV, ACs, जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हम लोग जो बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रहा है, ICT का डिवाइस का यूज़, उसका जो वेस्ट बनेगा 3-4 साल 5 साल के उसके बाद, वो जो एक 10 साल 12 साल 15 साल से ये इंडिया में जब से IT बूम आया है, E-वेस्ट को लेकर बहुत ही कम इस पर थीसिस का पढ़ाई हुआ है। तो टॉपिक बड़ा इनोवेटिव टॉपिक, काफ़ी लेटेस्ट और एकदम एवरग्रीन टॉपिक, ऐसा मेरे गाइड के थ्रू ही हम लोग दोनों ने मिल के इसको डिसाइड किया। और आज उसकी PhD हुई है, जिसका कायदा 2022 में पास हुआ था, तो 25 में मेरी PhD हुई है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही कम पीएचडी इस 2025 में सिलेक्ट सबमिट हुई होगी जो इतना लेटेस्ट का लॉ कवर भी करता है उसमें। तो यूपीएससी के बारे में बताइए ना सर, जिस तरह से बताया जाता है कि यूपीएससी काफ़ी टफ पढ़ाई होती है, उसके बारे में बताइए। तो यूपीएससी तो सबसे टफ एग्ज़ाम है इंडिया की, डेफिनेटली यस। उसको आपने किस तरह से क्रैक किया, उसमें किस तरह की पढ़ाई होती है, कितना घंटे पढ़ना पड़ता है? तो घंटे पढ़ाई को तो सुबह समझो 7:30-8 बजे उठ भी गए तो सुबह 9 से लेकर रात को 11, ये पूना में एक ऑटोमेटिक एक कल्चर है। तुम ऑटोमेटिक 7-7:30 बजे उठ जाओगे, ऑटोमेटिक तुम्हारे दोस्त रूम पार्टनर सब लोग 9-9:15 तक तुम लोग हमारे स्टडी रूम में बैठोगे और 11 बजे के पहले कोई उठता नहीं रात को। बीच में वही लंच चाय नाश्ता रहता ही है। तो 12 से 13 घंटा अगर तुमने दिया, उसमें से तुमने कोर 8 से 9 घंटा कोर पढ़ाई करी, तो इतना तो बहुत ही मिनिमम है एकदम। इसमें कुछ तुमको एग्ज़ाम पास होने कोई इसमें श्योरिटी नहीं है, ना ही एश्योरेंस है। बट ये इतना करने के बाद तुमने सही से मेहनत करी और उस एग्ज़ाम को तुमने उस प्री का फोकस, मेंस का फोकस, इंटरव्यू का फोकस, एग्ज़ाम 1 साल चलता है, उसके 1 साल पहले मतलब 2, 2.5, 3 साल तक तुमने अगर अच्छे से किसी भी कैंडिडेट ने प्रिपेयर किया तो उसका चांसेस अच्छा है। बस मैंने चांस इसीलिए बोला क्योंकि वैकेंसीज कम है और एस्पिरेंट ज़्यादा। बट इसका मतलब ये नहीं कि यूपीएससी नहीं करना चाहिए। यूपीएससी करोगे बहुत उस लेवल पे तो एमपीएससी जो है अपनी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी इसके अलावा जो बाकी एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत मर्द होती है। तो मेरा एग्जाम्पल ले लो, मैं लोकसभा एग्ज़ाम क्लियर किया तो यूपीएससी इक्विवेलेंट एग्ज़ाम ही है, लेकिन कहीं ना कहीं सारे उस मेहनत का फल आया। जबकि लोकसभा में हमारा 24 पोस्ट था ऑल इंडिया, जबकि आईएएस एग्ज़ाम में 900 पोस्ट होता है ऑल इंडिया। तो टेक्निकली हमारे एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव हुआ, बट कहीं ना कहीं वो फ़ायदा हुआ ही। और ये तो प्योरली मुझे लगता है यूपीएससी प्रिपरेशन इज 99% हार्डवर्क, 1% लक है। और वो लक तब काम आता है जब तुम 99% काम करने के बाद वो 1% चालू होता है। तो 99 तक तो करो, उसमें तुमको 2 साल 3 साल लगे। और कहीं ना कहीं सारे हमारे एस्पिरेंट जो थे, कोई यूपीएससी क्लियर हुआ, कोई एमपीएससी हुआ, कोई बैंक में गया, कोई इसने पीएचडी में बहुत कम लोग गए लेकिन उसमें क्लियर हुए। लोकसभा में शायद अकेला ही हूँ क्योंकि उसमें काफ़ी कम पोस्ट थे उस टाइम पे। और तब पीजी रिक्वायरमेंट था तो मेरा हो रखा था पीजी, और तभी उम्र 27 का लिमिट था तो मैं 26 साल में क्लियर लिया था, तो तभी मैं भी एंट्री ले पाया। तो मैं कहूँगा कि टफ है, सब कुछ है, लेकिन हो रहा है ना, लोग पास हो रहे हैं। आप पूना जाइए, अब दिल्ली जाइए, अब उस मेहनत को देखिए, आपको इतना अच्छा लगेगा कि अरे ये भी अलग दुनिया है। ये इतनी अच्छी ऋग्वेद भी आया था, मेरे सब पेरेंट्स आए थे दिल्ली पूना, तो अलग ही माहौल है, आपको एकदम एनरिचिंग लगेगा वहाँ पे। भिवंडीकर और स्टूडेंट्स के लिए कुछ मैसेज है? भिवंडीकर का तो मैं बोलूँगा कि आप कोशिश कीजिए कि भिवंडी के बाहर जाइए। मेरा आपसे सबसे नम्र मेरा एक निवेदन रहेगा, क्योंकि भिवंडी के बाहर पूना, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर, पूरा इंडिया अपने पास। आप लोग कोई भी भिवंडी में तो मैंने कर लिया, 10th किया, 12th तक किया, ठीक है, उसके बाद तुम सीखोगे कैसे? मेरे जैसे सामान्य आदमी को जब मैं निकला पूना भिवंडी से, तो एक एक करके सीढ़ी बनता है। एक कोई आईएएस ऑफिसर मिले, कोई एक सीनियर आईएएस मिले, वो बोले साई तू ये कर, ऐसा करते करते तुमको प्लेटफॉर्म सिर्फ बड़े शहर में मिलेगा। बड़ा शहर मतलब दिल्ली, मुंबई में क्योंकि यूपीएससी फील्ड इतना कम है तो पूना प्रेफर करूँगा, हैदराबाद और चेन्नई, ये मेन हब्स है। और ओवरऑल भी आप पूना जाओ तो आप भिवंडी के बाहर तो जाओ ही। दूसरा सबसे सिंपल, मैं ये नहीं बोलूँगा कि अरे सबकी सारे हमारे भिवंडी के युवा, मैं बोलूँगा कि इतने अपॉर्चुनिटीज़ है दुनिया में बहुत ज़्यादा। आप कब चुनोगे? आपको मालूम कैसे पड़ेगा? आप जाओ तो, आप बाहर तो जाओ। अब बाहर जाओगे फिर प्रॉब्लम आता है कि मेरे पास फाइनेंशियल इशू नहीं है, तो मैंने बता दिया कि हमने पार्ट टाइम जॉब किया है। तुम निकलो तो यहाँ से, तुम बाहर तो जाओ। और तुम पढ़ने जा रहे हो, तुम्हारा 16-17 साल का उम्र है, तो 5 साल तुम डिग्री, कॉलेज, पीजी कुछ भी कर सकते हो, लेकिन बाहर से करो। पूरा इंडिया है। मैंने केरला में जाके पीएचडी किया। क्यों? केरला मुझे ऑप्शन था, मैंने मुंबई नहीं चुना। अरे मेरे को जाने मिल रहा है समुंदर किनारे पीएचडी करने में, क्यों छोड़ूं? मैं दिल्ली से गया केरला, मैं पूना में पढ़ाई किया, मुंबई में पला बड़ा, भिवंडी में, दिल्ली में मैंने सब किया। और मुझे सोचा कि यार हो गया मेरे इस नॉर्थ पूरा ख़त्म किया मैंने, अभी साउथ चलते हैं।
तो ये कितना अच्छा है, मुझे कितना अच्छा लगता है कि पूरा भारत में मेरे सारे स्टेट्स में मेरे दोस्त हैं, कि केरला, तमिलनाडु उधर, महाराष्ट्र मतलब मुंबई, दिल्ली तो है ही, तो एक ऑल ओवर इंडिया एक पर्सपेक्टिव तुमको कब मिलेगा? तुम सिर्फ भिवंडी थाना में ही घूमोगे, मैक्सिमम तुम्हारा इस 2-3 जिले तक रहेगा एक सीमित, तो उस लेवल के लोग ही तुमको मिलेंगे। तुमको मालूम कैसे पड़ेगा कि ये चीज़ क्या है? अगर आपको लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, तो मैं भी तो भिवंडी के बाहर से ही किया, तो मेरे जैसे हज़ारों लोग इंडिया में हैं मेरे से और अच्छे, आप उनसे मिलो, आप उनसे कुछ तो सीखोगे, इंस्पायर होगे, 4 चीज़ सीख के आओगे। और कभी नॉलेज, कभी कोई मेहनत कभी वेस्ट नहीं होती, नेवर। तो करियर के बहुत सारे ऑप्शंस है। इंजीनियरिंग, डॉक्टर जो टिपिकल हमारा भिवंडी या पूरे महाराष्ट्र का ट्रेंड है, वो आप समझो ग्रेजुएशन तक कर लो। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे करियर ऑप्शंस है, आपको इंजीनियरिंग और डॉक्टर के बाहर भी करना है। सबसे मेन है यूपीएससी एग्ज़ाम, और यूपीएससी एग्ज़ाम में एक एग्ज़ाम आईएएस का है, उसमें एक एग्ज़ाम जिसको कहते हैं सिविल सर्विस एग्ज़ाम, वो तो आपको सबको पता है। उसके अलावा एक सबसे अच्छा एग्ज़ाम मैं रिकमेंड करूँगा, जो भी युवा हमारा 24 साल 25 साल के अंदर है, एक एग्ज़ाम, एक दिन का, प्री मेंस इंटरव्यू नहीं। यूपीएससी में तो प्री होता है, 7-8 दिन का मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, 1.5 साल चलता है। CAPF, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एग्ज़ाम, जो भी हमारा युवा 25 के अंदर है, तो जो दो अभी 22-21 साल का है, उसकी पढ़ाई करेगा, एक दिन के एग्ज़ाम, एक उसके बाद फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट, वो सीधा सिलेक्ट हो सकता है हमारे फोर्सेस में, जिसका CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, BSF, CRPF, SSB, ITBP। ये पोस्ट का नाम है असिस्टेंट कमांडेंट। ये ग्रुप A पोस्ट है, क्लास 1 ACP पोस्ट है, सेंटर की पोस्ट है। सेंटर की क्लास 1 पोस्ट आपको मिल सकती है। जिसको भी हमारा युवा, जिसको थोड़ा मिलिट्री लेवल, थोड़ा यूनिफॉर्म में जिसको इंटरेस्ट है, वो एग्ज़ाम दे। होता क्या है, जब तक ग्रेजुएशन हो जाता है 22-23 साल तक, जब तक वो प्रिपरेशन शुरू करता है, तब तक प्रॉब्लम होता है कि 24-25 निकल जाता है। तो मैंने भी एग्ज़ाम दिया था 2022 के साल में उम्र, मेरा उसी टाइम हो गया क्लियर, बट मेरे मेडिकल इशू की वजह से जो मेरा एक्सीडेंट उंगली का हुआ है, इसलिए मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया। लेकिन मेरे सारे दोस्त पूरे भारत में, वो पूरा बैच आज डिप्टी कमांडेंट पे, सारे एयरपोर्ट्स, सारे मिलिट्री, सब जगह पोस्टेड है। तो ये बहुत रिलेटिवली एक आपको ऑप्शन बताया। दूसरा ये है कि जो बहुत ही 10th के बाद है, वो NDA एग्ज़ाम कर सकते हो, जिसको यूनिफॉर्म में इंटरेस्ट है। और इंडियन नहीं हुआ तो CDS, कंबाइंड डिफेंस सर्विस, ये दोनों डिफेंस के एग्ज़ाम्स है। एक हर एक का एलिमेंट अलग अलग है, लेकिन CDS थोड़ा आप क्लियर कर सकते हो। ये तीनों मैंने यूनिफॉर्म सर्विस इसलिए बताई क्योंकि बहुत सारे हमारे युवा को एक, अगर इफ़ यू वांट टू एंटर द गवर्नमेंट, सो यूनिफॉर्म सर्विस इज़ वन वेरी गुड ऑप्शन। एंड यूनिफॉर्म सर्विस में क्योंकि फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस से ज़्यादा फोकस है, ये एग्ज़ाम आप क्लियर कर सकते हो। अदरवाइज उसके बाद UPSC है ही ना आपके पास, IPS IAS है ही, लेकिन ये भी कर सकते हो। इसमें ज़्यादा चांसेस सिलेक्ट होने के हैं, और सही तरीके से किया, 2-3 साल सही टाइम से प्रिपेयर किया। मुझे भिवंडी का आइडिया नहीं है, पुणे में तो बहुत अच्छे इसमें कोचिंग है, वो आप कर सकते हो। दूसरा सबसे अच्छा ऑप्शन जो मुझे लगता है, UGC JRF, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का JRF मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है जिसने भी PG कंप्लीट किया है या PG कर रहा है कोई भी सब्जेक्ट में, सोशल साइंस में हो, अगर उसने एग्ज़ाम दिया, अगर JRF निकल गया उसका, तो आपको 5 साल तक अभी के रेट में 40 से 42 हज़ार रुपये पर मंथ का स्टाइपेंड मिलता है आपको। 5 साल तक स्टाइपेंड मिलता है, मेरे को भी मिला। तब मेरे टाइम पे 25,000 था, 25 और कुछ HRA पकड़ के 27-28 आता था, तो अब 40 हो गया क्योंकि रिवाइज हो गया रेट। ये सबसे अच्छा ऑप्शन क्यों है? फर्स्ट टाइम JRF रिलेटिवली आप क्लियर कर सकते हो, अपनी PG कर लिए तो थोड़ा उसमें एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव है, लेकिन साल भर करके हो जाएगा आपका। 5 साल तो एक फोकस हो गया, PhD भी हो जाएगी। और उसी टाइम जो मैंने किया, अगर आपने बहुत मेहनत की, डबल ट्रिपल, अपने UPSC एग्ज़ाम निकाला, कोई तो एग्ज़ाम निकाला, आपको PhD मिल जाएगी, ऑफिसर ही बन जाओगे। तो JRF UGC एक ऐसा आपको एक फाइनेंशियल एक वे आउट है जिसमें आपको दोनों तरफ आप सेफ रहते हो। अदरवाइज़ क्या होता है, 5-5-6 साल आप UPSC MPSC करोगे, कुछ नहीं हुआ तो थोड़ा तकलीफ होता है, आगे चल के बहुत लोगों को नौकरी नहीं मिलती। इसमें क्या है कि आप सेफ साइड भी हो, आप घर वालों के पे डिपेंडेंट नहीं हो, सबसे पहली बात। और आप JRF खो तो PhD आपका होना ही है क्योंकि एडमिशन लोगे, और साइड बाय साइड आपने अगर और भी पढ़ेगी तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, सेफ ऑप्शन है। जो थोड़ा भी होशियार है, थोड़ा बहुत भी महत्वाकांक्षी है, उसने इमीडिएटली ग्रेजुएशन PG के टाइम ही इसका एग्ज़ाम देना चाहिए।
और ये लाइफ टाइम क्वालिफिकेशन है, यूजीसी नेट जीआरएफ जो बोलते हैं, ये लाइफ टाइम क्वालिफिकेशन है। जीआरएफ का लिमिट 3 साल है, लेकिन यूजीसी नेट अगर हो जाओगे तो कहीं आपका एक एकेडमिक करियर, यूनिवर्सिटी कॉलेज प्रोफेसर का जो एक लाइन है, आपको कहीं तो कुछ एंट्री मिले, कहीं तो कुछ खुले, वो तो डिपेंड आपके ऊपर है, आप क्या क्लियर करते हो। ऑप्शन तो बहुत सारे हैं। मैंने यूपीसी बताया, थोड़ा इजी एग्जाम बताया, थोड़ा ये बताया। सब लोग यूपीसी आईएएस तो करना ही करना है, लेकिन ये ऑप्शंस भी अगर करेंगे तो रिलेटिवली 2-2.5-3 साल के अंदर आपका करियर सेट हो जाता है, जैसे मेरा भी हो गया लोकसभा के थ्रू। ये हमारे लिए मतलब मम्मी डैडी के लिए तो बहुत बड़ी गर्व की बात है कि किसी का भी बेटा जब कोई इतने बड़े पद पे, एक तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, फिर उसके डिप्यूटी डायरेक्टर के पद पर होना, फिर कल 17 तारीख को पीएचडी क्लियर करके मतलब उनको कल अवार्ड मिला डॉक्टरेट का, तो ये अपने आप में मतलब बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, तो हमारे परिवार के लिए या भिवंडी वासियों के लिए भी बड़ी बात है। क्या चैलेंजेस आपको आए थे साई को पढ़ाने के लिए, इतने हायर स्टडीज़ देने के लिए? आपने क्या क्या जोखिम उठाई या क्या चैलेंज आपको आए थे? जोखिम उठाया ऐसा तो नहीं बोल सकते, लेकिन मैं और मेरी मिसेस हम लोग ने बहुत पहले, जब ये 5वीं 8वीं में था, तभी हमने प्लानिंग किया था थोड़ा बहुत कि इसको हम लोग भिवंडी में तो नहीं रखेंगे, क्योंकि आप सभी भिवंडी के, आप लोग को पता है कि यहाँ पर थोड़ा सा एजुकेशन का थोड़ा सा उतना चांसेस कम है। तो पूना भेजने का तो तय था ही। हमारे मिसेस की मम्मी वहाँ थी, उसका पूरा फैमिली पूना से ही है, तो हमको वो बेनिफिट डबल मिला। कुछ लोग को वहाँ पर जाकर ढूंढना पड़ता, हमको ढूंढना नहीं पड़ा, क्योंकि एकदम शहर का बीचों बीच सदाशिव पेट में इन लोग का घर था, तो हम लोग को वो एक बेनिफिट मिला। हमने पूना भेजा, यहाँ से हॉली मेरी से कॉन्वेंट स्कूल से उसने 10th पास किया, 12वीं BNN कॉलेज से किया। फिर पूना में हम लोग बहुत दौड़े, उसको हर कॉलेज में उसका फर्स्ट क्लास से पास हुआ था, बहुत अच्छे मार्क्स से। तो देखो किस्मत, सभी कॉलेज ने उसको एडमिशन देने के लिए एक्सेप्ट किया। फिर हमने लेकिन सिम्बोयसिस चुना, फिर उन्होंने सिम्बोयसिस से ग्रेजुएशन है, फिर उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी अलग से किया। तो चैलेंजेस तो आए, लेकिन एक बड़ी गर्व की बात है कि साई ने हमको, हमारे ऊपर कभी बोझा नहीं डाला। वो खुद क्लासेस में, टीचर्स में ऐसा लेक्चर्स वगैरह दे के भी वो अबव 50% तो पैसा वो खुद ही कमा के माँ बाप को उन्होंने हेल्प किया। मतलब उनका खुद का जो स्टडीज़ है उसके लिए उन्होंने खुद अपना पैसा इकट्ठा किया। नहीं, बिल्कुल हम लोग ये बोलना चाहेंगे कि देखो, आप लोग हिम्मत कीजिए, हमने भी हिम्मत किया, रिस्क भी लिया, लेकिन ये बात तो तय है कि अगर आपका बच्चा सचमुच किसी भिवंडी शहर छोड़ के बाहर कहीं भी इंडिया में, जैसे साई ने कहा, कहीं भी इतने ज़्यादा स्कोप्स हैं। हम लोग क्या है, वो छोटा सा सोचते हैं, हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, बस वही 2-3 सोच ही IT में जाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारा मैसेज जाए आपके चैनल के थ्रू कि भाई आप लोग बाहर बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर आपको बहुत अच्छे स्कोप्स है और गारंटेड जॉब्स के, गवर्नमेंट जॉब्स के स्कोप्स हैं। ये मैं ज़रूर अपने पेरेंट्स को यहाँ से भिवंडी से मैसेज ज़रूर दूँगा। हाँ, ये 12th के बाद जब गया पूना, पहली बार ही गया हमसे दूर, तो थोड़ा लग रहा था कि बाबा कैसे रहेगा, क्या रहेगा। लेकिन जैसे उसके पापा ने बोला, मेरा मायका पूना में है, मेरा भाई, मेरे भाभी, मेरी माँ, पिता, इसके लिए मुझे थोड़ा सा मतलब उनका बहुत सहारा मिला इसको, साई को। इसके लिए थोड़ा लगता तो है लड़का अपना इतना छोटा सा दूर जा रहा है, लेकिन वो एक मम्मी पापा का मेरे सहारा था, तो वो सब उसका हो गया उसकी वजह से। अब कैसा फील करते हैं? अब तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, मतलब इतना प्राउड फील हो रहा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। सबसे पहले तो वो डिप्यूटी डायरेक्टर बना उधर, तो वो तो था ही बड़े, मतलब हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जब ये डॉक्टर लेके आया, वो हमारे लाइफ का सबसे बड़ा दिन है, कल का दिन ऐसा है। सर, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होता है कि मेरा भाई आज इस मुकाम पे पहुंचा है। और सबसे पहले तो जब हमको ये पता चला कि मेरा भाई ने जब एग्ज़ाम पास की थी और जब वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में एज ए डिप्यूटी डायरेक्टर उसका पोस्टिंग हुआ था, तो ये महाराष्ट्र का पहला लड़का था उस पोस्ट पे। तो वो टाइम पे मेरे मन में जो उत्साह था, मैं इतना ज़्यादा खुश था, इतना ज़्यादा प्राउड फील करता था कि मैं वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता था।
कि भाई मेरे भाई ने क्या कर दिखाया है, हमारे फैमिली को किस लेवल पे लेके गया है। आज काफ़ी कम लोगों को पता है कि साई दादा मेरा बड़ा भाई है करके, लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ। ऑनेस्टली मैं इसके ज़्यादा मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या फ़ील करता हूँ। और जहाँ तक अपने सपोर्ट की बात बताई, साई दादा जब मेरे ख्याल से 10वीं के बाद 11वीं 12वीं के बाद जब BNN कॉलेज पास आउट करके पुणे गए, तब भी वो 17 ईयर्स के थे, 17 से होते ना, हाँ। तो तभी मैं 10 या 12 साल का था, बहुत छोटा था मैं। साई सर से मैं 5 से 6 साल छोटा हूँ। तो उनके जो इस मतलब क्या बोलते हैं, जिस जर्नी में मैं मेरा ज़्यादा कुछ योगदान तो नहीं था, लेकिन मेरे लिए मेरा बड़ा भाई एक मेरी इंस्पिरेशन है। मैं रेगुलर बेसिस पे ना मेरे मन में जो प्यार है मेरे भाई को लेकर, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्ट करता रहता हूँ कि प्राइड ऑफ माय फैमिली। मुझे बहुत ज़्यादा गर्व होता है कि साई उल्का दिनेश शेट्टी ये मेरा बड़ा भाई है, सगा भाई है। और मैं खुद को काफ़ी ब्लेस्ड महसूस करता हूँ कि साई जैसा बड़ा भाई मुझे मिला है मेरी लाइफ में। और मुझे इससे ज़्यादा सक्सेस मेरे लिए कुछ नहीं है कि इतना बड़ा, इतना पावरफुल और कितना सिंपल और कितना डाउन टू अर्थ बंदा इतने बड़े पोस्ट पे होने के बाद भी।